नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 26 है इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। डेली 5 क्वेश्चन आता है आपके लिए, जिसका प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। वहाँ पर आपको पहले के जो सारे वीडियोज़ हैं ना, वो मिल जाएंगे, उनको पूरा कर लीजिएगा। जो पहला सवाल है वो हमारा इन्वायरमेंट से है। कह रहा है कि एशियाटिक ब्लैक बियर ये कौन कौन से मेजर थ्रेट फेस करता है। पहला, पोचिंग। जो हैबिटेट है वो उसका लॉस हो रहा है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है। जिस जगह पे रहता है वहाँ से हाईवे गुजर जाते हैं, वहाँ पर जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये भी एक मेन इशू है। बियर का जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका ट्रेड होता है, कमर्शियल ट्रेड होता है। तो ये चारों के चारों थ्रेट हैं जो एक एशियाटिक ब्लैक बियर फेस करता है। और ध्यान सुनना, इन चारों में से जो कोई भी थ्रेट अगर मैं किसी दूसरे के बारे में भी बताऊं ना, जैसे कि मैं किसी डियर के बारे में ये बात बताऊं, तो डियर के बारे में भी ये बातें सही होंगी। हाँ, यहाँ पर डियर की जगह पर बियर जगह पर आपको जो डियर है वो हो जाएगा। जो डियर है ये भी पोचिंग फेस करता है, इसका भी हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मैन डियर कन्फ्लिक्ट होता है और इसके पार्ट्स की ट्रेडिंग होती है। तो हमारे जो अधिकांश एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनके लिए ये जो चारों थ्रेट है ना वो कॉमन है। दैट्स वाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ तैयार करनी है इस एशियन ब्लैक बियर के बारे में। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये वनरेबल में आता है। साइट्स के अकॉर्डिंग इसका जो अपेंडिक्स 1 है यहाँ पर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1972 में, ठीक है। इस एक्ट का जो शेड्यूल नंबर 1 है इसमें ये आता है और शेड्यूल नंबर 1 के एनिमल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला है, विच ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। देखो, पूरी दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है, वो है मणिपुर का केबू लेमजो नेशनल पार्क। तो आपका जो डी है वो करेक्ट है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप जो नोकरेक है मेघालय उसके बारे में पढ़ लीजिए, जो पिनवल नेशनल पार्क है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो नामडाफा है, जो नामडाफा नेशनल पार्क है ना अरुणाचल वाला, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो 3 के बारे में पूरा कर लेना, नामडाफा, नोकरेक और पिन वैली। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो जो केबू लेमजो नेशनल पार्क है ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगाई डियर का। संगाई डियर को हम लोग डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये इस पार्क में चलता है ना तो इसके चलने से उसका जो ज़मीन है नीचे धंस जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग है। तो ऐसा फील होता है कि वो जो डियर है वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका संगाई डियर, इसको हम लोग ब्राउन एंटलियर डियर भी कहते हैं। IUCN के अकॉर्डिंग ये इंडेंजर्ड है। साइट्स के अकॉर्डिंग, साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है वहाँ पर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल नंबर 1 है वहाँ पर है, इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। जो शेड्यूल 1 है ना इसी में आपका टाइगर और लायन वगैरह भी इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है पेस्टिसाइड DDT के बारे में। तो ये इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है इस पर अटैक करता है। जो फैटी मेम्ब्रेन है, नर्वस सेल के सराउंडिंग में जो फैब्रिक मेम्ब्रेन है वहाँ जाकर के ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट करता है, ये तुरंत डिकम्पोज होकर ख़त्म नहीं हो जाता, और इसमें क्लोरीन होता है। तो ये चारों के चारों जो बातें हैं ना वो DDT के बारे में सही है। दैट्स वाई A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेनली पेस्टिसाइड, ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल पहले होता था आलू पे, जो कॉर्न मक्का है उस पे, काजू के जो खेती होती थी वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता था केरला में। अगला सवाल है यहाँ पे, इनमें से कौन कौन से तरीके हैं हीटिंग के और कूलिंग के जो हमारे एटमॉस्फेयर में यूज़ होता है।
जो प्रोसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसके ज़रिए हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कौन कौन से हैं? तो कंडक्शन, एडवेक्शन और कन्वेक्शन, ये 3 तरीके से हमारे यहाँ हीटिंग और कूलिंग होती है। ठीक है, जैसे कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन के ज़रिए सन ग्राउंड को हीट करता है। ठीक है, जो अर्थ का जो हीट है वो रिलीज होकर के एयर के पास जाता है इस कंडक्शन के ज़रिए, और जो वार्म एयर है वो राइज होता है कन्वेक्शन के ज़रिए। तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं, एब्जॉर्प्शन यूज नहीं होता। तो आपका केवल 1, 2 and 3 बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बारे में। तो क्या ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सी में? क्लाउज 1 का जो ए है ना, उसी में इसको प्रोवाइड किया गया है। जो आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 सब क्लाउज ए जो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड किया गया है। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए हैं, इसको हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के फेवर में। अगर आपका स्पीच कॉम्प्रोमाइज़ करता है कंट्री के सिक्योरिटी को, जो फॉरेन रिलेशन है उससे हमारे रिलेशंस को, फॉरेन कंट्री से रिलेशन को, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, तो आपका जो ये राइट है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो पहला सही है, पहला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्लाउज ए होगा, दूसरा भी गलत है। इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फैमिली रिलेशन, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, तो आपका तीसरा गलत हो गया। तो 1, 2 and 3 तीनों का तीनों गलत है। दैट्स वाई यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट। अगर करेक्ट पूछा होता तो आपका आंसर डी चला आता। ठीक है ना। तो ये थी बातें हमारी आज की, ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।